Assalamu alaikum. It's the next video of white box testing. In the in this part, we will continue from loop coverage. बाकी के parts जो थे वो हमने last video में cover कर लिए हैं. इसमें हम लूप कवरेज और पाथ कवरेज को देखेंगे कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग में. बाकी जो इस वीडियो में आज देखते हैं वो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी और मैकैब्स बेसलाइन मेथड होगा. हम लोग लूप कवरेज की बात करें तो पहले हमें देख लेना चाहिए कि कितनी टाइप्स की लूप्स जो हैं वो कवर हो सकती हैं. मैं कोडिंग के हिसाब से नहीं कह रही, इफ डू वगैरह नहीं, मैं स्ट्रक्चर के हिसाब से कह रही हूँ. तो एक तो होगी सिंपल लूप, जो है कि मतलब एक ब्लॉक में लगी हुई और उसके बाद कहीं और लगी हुई हो लूप कोई और. तो इसको हम सिंपल लूप कहेंगे कि आपने एक जगह आपने फॉर लूप लगा लिया, आगे आपने कुछ स्टेटमेंट्स के बाद आपने कहीं पे वाइड लूप लगाई हुई है या फॉर ही लगाई हुई है, अगेन लगाई हुई है, तो वो सिंपल लूप में लेंगे. दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास कनकैटिनेटेड है कि एक के बाद दूसरी लूप लगी हो. थर्ड हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो नेस्टेड है कि एक लूप के अंदर दूसरी लूप लगी हो, तो ये नेस्टेड स्ट्रक्चर होगा. एक अनस्ट्रक्चर्ड लूप होती है कि समहाउ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि एक लूप के साथ दूसरी लूप साथ ही चल रही हो. तो अगर हम लोग बात करें कि सिंपल क्या होती हैं, तो हम सिंपल लूप्स के लिए क्या लूप कवरेज होगी, तो हम लोग इसमें एक लूप को इंटायरली जो है स्किप कर देते हैं. एक लूप को देखते हैं और उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो भी उसके वेरिएबल्स होते हैं, उन्हीं के थ्रू ही टेस्ट केसेस बनाते हैं. और यूजुअली स्मॉल नंबर से शुरू करते हैं और उसकी एक स्मॉल नंबर जैसे कि m है उससे शुरू किया है और उसकी कंडीशन ख़त्म होने तक जो है हम लोग उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते जाएंगे. तो ऐसा कोई टेस्ट केस लेना है जिसमें m की क्या कंडीशन होगी या m की क्या वैल्यू होगी, वो हमारा टेस्ट केस बनेगा. टेस्ट केसेस के हवाले से ही हमने कवरेज देखनी होती है. तो स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू करेंगे अंटिल आपका टेस्ट केस में एक दो लूप्स के बाद ऐसी कोई जगह नहीं आ जाती कि आपकी कंडीशन टर्मिनेट हो. नेक्स्ट होती है नेस्टेड लूप. नेस्टेड लूप में हमने इनर मोस्ट लूप का जो है वो पहले वेरिएबल जो है वो डिसाइड कर लेते हैं कि इनर मोस्ट लूप का क्या मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए जिसके ऊपर टेस्ट केस बनाएं. और उसके बाद जो है आउटर लूप पे हम लोग जाते हैं अंटिल के तमाम की तमाम लूप्स टेस्ट ना हो जाए. तो यानी कि अगर हमारे पास ए और बी में कोई कलर ए और बी में कोई वेरिएबल है तो उसका पहले टेस्ट केस लेंगे और उसी हिसाब से हम लोग टेस्ट केस जो है बाकी आउटर लूप्स का भी लेते रहेंगे अंटिल तमाम लूप्स जो हैं वो कवर नहीं. कंकैटिनेटेड लूप्स में हम इसको यूजुअली हैंडल करेंगे सिंपल लूप की तरह अगर हमारे पास कोई ऐसा वेरिएबल ना हो जो डिपेंडेंट हो. लेट्स से कि इसको हमने सिंपल लूप की तरह ही डिफरेंट करना है और डिफरेंट इसके टेस्ट केसेस ले लेने हैं. हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई से भी टेस्ट केसेस हों अगर ये सिंपल लूप की तरह है, यानी कि हमारे पास कोई भी ऐसा वेरिएबल इसमें नहीं यूज हो रहा जो कि बाद में जाके इसमें यूज हो. तो यानी कि ये दोनों इंडिपेंडेंट रहती हैं. अगर ये डिपेंडेंट है ऑन वेरिएबल, लेट्स से कि x जो है वो इसमें भी यूज हो रहा है और x इसमें भी यूज हो रहा है, तो हमको जो इनिशियली x की जो वैल्यू है यानी कि इस लूप के लिए जो फर्स्ट जो लूप है पहले अकर होगी उसके लिए हम लोग टेस्ट केस बनाएंगे, बाद में इस लूप के लिए जो है टेस्ट केस बनाएंगे. ऐसा यानी कि हमें फिर थोड़ा सोच के डिजाइन करना पड़ेगा अपने टेस्ट केस को. अनस्ट्रक्चर्ड लूप के साथ जो है आपको ये करना होता है, इसको रीडिज़ाइन करते हैं ताकि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में आ जाए, क्योंकि ये अनस्ट्रक्चर्ड नहीं होनी चाहिए. तो पहले इसको सिंपल लूप में या कंकैटिनेटेड में जिसमें भी ट्रांसफॉर्म करना है आप करेंगे, फिर इसके ऊपर टेस्टिंग की जाएगी. पाथ कवरेज पे आ जाए तो पाथ कवरेज से पहले हमें ये देखना है कि पाथ क्या होता है.
पाथ सीक्वेंस ऑफ ब्रांचेस को कह सकते हैं कि सीक्वेंस ऑफ ब्रांचेस और कंडीशंस के अगेंस्ट जो ब्रांचेस डिफरेंट हो जाती हैं तो वो तमाम ब्रांचेस मिलके एक पाथ बनाती हैं, तो वो सीक्वेंस ऑफ ब्रांचेस अकॉर्डिंग टू दोज कंडीशंस जो है वो एक पाथ होता है, हम कहलाते हैं उसे पाथ है। तो हर पाथ के लिए एक टेस्ट केस बनाया जाता है। टेस्ट केस मीन्स सेट ऑफ इनपुट। तो जब भी हम कोड कवरेज की बात करते हैं तो कोड कवरेज में जो ब्रांचेस हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और ब्रांचेस से ही पाथ बनता है, तो इसलिए पाथ कवरेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ब्रांचेस और कंडीशंस से ही बग्स आने का ज़्यादा खतरा होता है, तो इसलिए हम लोग पाथ कवरेज को ज़्यादा फोकस रखते हैं कि हम हर पाथ के लिए एक टेस्ट केस डिज़ाइन कर लें। एक इंडिपेंडेंट पाथ जो है वो ऐसा पाथ होता है जो कि एक नए सेट ऑफ प्रोसेसिंग स्टेटमेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाता है। लेट्स से कि हमारी एक कंडीशन जो है वो नो पे लेके जाती है, ठीक है, पूरे हो तो वो यस पे लेके जाती है, ना पूरी हो तो नो पे लेके जाती है। दोनों कंडीशंस में अलग पाथ जनरेट होता है, अलग पाथ को फुलफिल करने के लिए अलग वैल्यूज होंगी, तो एटलीस्ट न्यू सेट ऑफ प्रोसेसिंग स्टेटमेंट या न्यू कंडीशन और एक एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट वैल्यूज जो हैं वो दें जिसकी वजह से वो पाथ चेंज हो जाए, तो उसे हम इंडिपेंडेंट पाथ कहेंगे। आगे हम लोग एक एग्जांपल में उसे देख लेते हैं। अगर हम इसको स्टेट करें फ्लो ग्राफ के इस तौर पे, तो ये एक ऐसा यूनिक पाथ होता है जो कि एक अलग रास्ते से ट्रैवर्स होता है या जिसका एक एटलीस्ट एक एज जो है वो पहले ट्रैवर्स नहीं हुआ होता, तो वो एक अलग यूनिक पाथ से जाता है, तो इसलिए उसे हम लोग यूनिक पाथ कहते हैं, इंडिपेंडेंट पाथ कहते हैं। साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी जो भी है एक सॉफ्टवेयर की मेट्रिक है जो कि प्रोवाइड करती है कि आपके प्रोग्राम की लॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है इन ए क्वांटिटेटिव मैनर। ये चीज़ जो है क्वांटिटेटिव मैनर में जब इवेलुएट की जाती है तो उसे साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। अगर हम फ्लो ग्राफ के तौर पे बात करें तो फ्लो ग्राफ के तौर पे साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इंडिपेंडेंट पाथ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ जो है वो एक बेसिक सेट में कितने होते हैं वो प्रोवाइड करती है, जिससे पता चलता है कि हमारे मिनिमम टेस्ट कितने होने चाहिए जिसमें तमाम स्टेटमेंट जो है वो कवर कर लें या एग्जीक्यूट हो जाए एटलीस्ट वंस, तो वो साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी होती है। अगर हम लोग साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी की कंप्यूटेशन का फार्मूला देखें तो वो है V of G is denoted as cyclomatic complexity of a graph जो कि बराबर होती है edge माइनस नोड की टोटल नंबर ऑफ एजेस जितने हैं और माइनस नोड्स, और P जो है डिसकनेक्टेड पार्ट्स होते हैं ग्राफ के, मतलब एक ग्राफ के अगर दो पार्ट्स हैं तो फिर वो P में लेते हैं। अगर आपका पूरा एक ही पार्ट है पूरे कोड का तो उसे हम एक एज वन कंसीडर करेंगे, तो वो वन कंपोनेंट होगा, तो डिस्कनेक्टेड कुछ भी नहीं है, तो इसलिए तो साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी ग्राफ थ्योरी की फाउंडेशन है और इसको इस तरह से कंप्यूट किया जाता है कि आपने एजेस माइनस नोड प्लस 2 इंटू डिस्कनेक्टेड पार्ट्स करना है और आपके पास साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी जो है इसकी एक और फार्मूले से भी निकाली जा सकती है, वो है b+1। b जहाँ पे बाइनरी डिसीजंस हो रहे हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ बाइनरी डिसीजंस, फॉर एग्जांपल 3 डिसीजंस आ रहे हैं किसी प्रोग्राम में, तो उसकी कंप्यूटेशन ऑफ साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो 3+1 इज इक्वल टू 4 होगी। कंप्यूटेशन कैसे की जा सकती है, अब यहाँ पे एजेस लेंगे हम लोग कि कितने एजेस हैं, कितने नोड्स हैं और कितने पार्ट्स हैं, और हम इसको देखेंगे कि क्या इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आती है। दैट इज ई एजेस, जैसे कि हम देख रहे हैं एक एज है सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पे एक एज है
और 2 नोड्स हैं, तो 1 माइनस 2 और प्लस 2। 2 इस वजह से 2p था, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 1, तो इसकी साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी होगी 1। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं एक और एग्जांपल। इसमें एजेस जो हैं उन अगर आप खुद भी काउंट कर सकें तो आप पॉज करके काउंट कर लें, साथ नोड्स को भी काउंट करें और डिस्कनेक्टेड पार्ट्स भी देख लें कि कितने हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4 एजेस हैं, 4 नोड्स हैं और डिस्कनेक्टेड पार्ट कोई भी नहीं है, तो डिस्कनेक्टेड पार्ट को हम लोग ये कहेंगे ये टोटल सिर्फ एक पार्ट पे मुश्तमिल है, तो 1 पार्ट 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 एंड 4 माइनस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास 4 माइनस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, तो ये आएगा हमारे पास इसका आंसर। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसी तरह और भी एग्जाम्पल है, मैं एक एक करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये वाली जो एग्जाम्पल है इसमें 2 डिस्कनेक्टेड पार्ट थे, तो इसलिए 2 इंटू 2 कर दिया है और ताकि इसकी साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी निकल सके। ये वाला पार्ट है, इसे वीडियो पॉज करके आप खुद भी ट्राई करके देख लें एक बार, और उसके बाद इस वीडियो को प्ले करें और आंसर्स देख लें जो कि मैं अभी बताने वाली हूँ। तो इसका आंसर 7 होगा। नेक्स्ट ये पूरा कोड है, इसको आप पॉज करके जो है देख सकते हैं और कंप्यूट कर सकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद आप प्ले करें और देखें कि इसकी क्या आंसर आता है। तो आपको इस तरह साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी जो है कैलकुलेट करनी आ जाएगी, कंप्यूट करनी आ जाएगी। आगे साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी का एक और फॉर्मूला है, हम एक ग्राफ देख लेते हैं जिसमें मल्टीपल नोड्स हैं और इससे साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी को निकालना देख सकते हैं। मैं आपसे फिर कहूँगी कि आप वीडियो ये पॉज कर लें और ख़ुद से ये कैलकुलेट करने की कोशिश करें। और यहाँ पे एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप नंबर ऑफ बाइनरी नोड्स लेंगे तो उसमें सिर्फ वो नोड्स होनी चाहिए जहाँ पे कोई डिसीजन हो रहा हो और वो 2 नोड्स में डिवाइड हो रही हो। तो इस तरह आपको आइडिया हो जाएगा कितनी नंबर ऑफ बाइनरी नोड्स हैं, उसमें +1 कर देंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी। वीडियो पॉज करके आप इसको कैलकुलेट कर लें। जी, तो ये के बाद आंसर आता है और इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रेडिकेट नोड्स या फिर कहना चाहिए बाइनरी नोड्स थी, ए थी, डी थी, ई थी और एफ थी। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि दोनों फार्मूला से वैल्यू जो है वो सेम ही आती है किसी एक कॉम्पोनेंट की। बेसिक पाथ टेस्टिंग भी इसी तरह से की जाती है कि सबसे पहले आप डिराइव करते हैं कंट्रोल फ्लो ग्राफ को, फिर कंप्यूट करते हैं साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी को। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी जो आपने कंप्यूट करनी है वो इसी ग्राफ के थ्रू करनी है और इस ग्राफ के थ्रू कंप्यूट करने के बाद आप डिटरमाइन करते हैं कि कितने इंडिपेंडेंट पाथ्स हैं आपके बेसिक सेट ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट पाथ्स जितने भी हैं। उसके बाद आप टेस्ट केसेस जो हैं वो डिज़ाइन करते हैं उन इंडिपेंडेंट पाथ के अगेंस्ट, कि हर एक इंडिपेंडेंट पाथ के लिए एटलीस्ट 1 जो है वो आप टेस्ट केस बनाते हैं और उसके बाद उन टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करते हैं और आपकी पाथ टेस्टिंग हो जाती है। और पाथ टेस्टिंग कंप्लीट करने से हम काफ़ी सेटिस्फाइड होते हैं क्योंकि मोस्टली जहाँ पे बग्स सेंसिटिव होते हैं उस एरिया को हम टेस्ट कर चुके होते हैं। CAB's baseline method is another technique for generating multiple independent paths. इसके लिए आपको एक बेसलाइन पाथ लेना पड़ेगा नॉर्मल केस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए।
मैकैब ने एडवाइस किया था कोई ऐसा पाथ लें जिसमें जितने ज़्यादा हो सके उतने डिसीजन आ जाए। लेट्स से कि ऐसा पाथ लें जिसमें मैक्सिमम डिसीजंस, लेट्स से एक पाथ में 3 डिसीजंस आते हैं, बीच में 3 डिसीजंस की नोड्स आती हैं, तो एक पाथ में 4 डिसीजंस की नोड्स आती हैं बीच में, तो आप 4 डिसीजंस वाली नोड का पाथ लें। उसके बाद नेक्स्ट पाथ जो आपने लेना है तो उसमें ना फर्स्ट डिसीजन की जो है आउटकम उसको चेंज कर दें, ठीक है। बाकी जो है नंबर ऑफ पाथ्स वैसे ही रहने दें। उसके बाद जब थर्ड पाथ लें तो उसमें जो सेकंड डिसीजन था उसकी नोड को चेंज करते हैं, बाकी वैसा ही है। और यही स्टेप जो है जो कि आपने थर्ड पाथ के लिए जो स्टेप किया था इसी को रिपीट करना है फॉर द नेक्स्ट अदर पाथ्स। तो इस तरह से आपके जो हैं इंडिपेंडेंट पाथ्स निकलते रहेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहला बेसलाइन पाथ कौन सा है जिसमें मैक्सिमम डिसीजन आ रहे हैं ए बी डी ई जी के एम। तो ये हमारा बेसलाइन पाथ हो गया। नेक्स्ट पाथ जो है, पाथ 2 जो है वो ये बनेगा ए सी डी। इसमें देखिए आपने फर्स्ट डिसीजन को चेंज करके वैरी कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट पाथ क्या बनेगा आपका, वो डी से वैरी करेगा, ठीक है। ये आपका इंडिपेंडेंट पाथ है। उसके बाद उससे नेक्स्ट पाथ जो है वो एफ से वैरी करेगा। इस तरह आपके तमाम इंडिपेंडेंट पाथ जो हैं। अब यहाँ पे आपने स्टेट कर सकते हैं, वीडियो पॉज करें, इसको स्टेट करने की कोशिश करें जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं कि कौन से पाथ यहाँ पे बन रहे हैं। इसमें ऑब्जर्वेशंस कुछ होती हैं कि बेसिक पार्ट टेस्टिंग जो है वो टेस्ट केसेस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, या टेस्ट केसेस की क्रिएशन के लिए यूज़ होती है। और इसमें स्टेटमेंट और ब्रांच कवरेज दोनों हो जाती हैं, यानी सारी स्टेटमेंट भी कवर हो जाती हैं और ब्रांच भी कवर हो जाती हैं, इसलिए ज़्यादा सूटेबल रहती है और ये ज़्यादा रिकमेंडेड भी है। अब ज़रूरी नहीं है कि तमाम बेसिक पाथ्स की वैल्यूज़ यूनिक हों या सारे सेट ऑफ इनपुट्स जो हैं इसके लिए यूनिक हों, तो कुछ ओवरलैप भी कर सकते हैं, ये भी एक ऑब्जर्व। कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग जो है वो बेसिक यूनिट टेस्टिंग है और हर एक मॉड्यूल और कोड को यूज़ किया, यानी कि हर एक मॉड्यूल या कोड के साथ कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग की जा सकती है। और ये एप्लीकेबल भी है, बजाय इसके कि हम लोग कोड्स को रिव्यूज़ या इंस्पेक्शन की तरह देखें। आप कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग करके प्रॉपर कोड कवरेज करते हुए रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, टेस्ट केसेस बना सकते हैं। इसकी कुछ लिमिटेशन है। पहली लिमिटेशन ये है कि जो टेस्टर है उससे सफिशेंट प्रोग्रामिंग स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो कोड को और उसकी कंट्रोल फ्लो को अंडरस्टैंड करता हो। सेकेंडली ये टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि हर एक मॉड्यूल के बेसिक पाथ को देखना है, पूरे सिस्टम में पता नहीं कितने मॉड्यूल्स होंगे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक और टाइम कंज्यूमिंग है। एक टास्क आप लोग कर सकते हैं, जो वीडियो पॉज कर दें तो वो इस मॉड्यूल की ये कंट्रोल फ्लो ग्राफ बना हुआ है, इसका बेसलाइन मेथड और साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट्स इट। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आपको इसमें आई थिंक सारी समझ आ जाएगी इस पूरे कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग की और बेसलाइन मेथड की और साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी की। दैट्स इट।